Good morning, class. In last lecture, we have discussed about the cell size and its shape according to its function. Now, in today's lecture, we will discuss about the parts of the cell. So, we know that there are basically three parts of the cell membrane, cytoplasm, and nucleus. Okay, so we will read about one by one all the parts. Cell membrane or plasma membrane. Every cell is bounded by a thin, delicate membrane which is called a cell membrane और plasma membrane. यानी कि कोई भी सेल जिसकी आउटर बाउंड्री जिससे उसका एक शेप डिफाइन होता है वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो वो जो बाउंड्री होती है, फॉर एग्जांपल आप इधर देखिए कि अगर ये कोई सेल है, जैसे हम फैट सेल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो फैट सेल की एक अपनी आउटर बाउंड्री है जिसके कारण इसका एक शेप डिफाइन है. तो ये जो आउटर बाउंड्री होती है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है. ओव्यूम की अगर सेल देखेंगे तो ये जो लाइनिंग है आउटर बाउंड्री ये इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है. फॉर एग्जांपल जैसे कोई ह्यूमन बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए, उसका पर्टिकुलर शेप डिफाइन होने के लिए बाहर सबसे लास्ट लेयर जो होती है वो उसकी स्किन होती है. ठीक है. उसी तरह सेल की भी अपनी एक लेयर और बाउंड्री होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. अब इसके फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन के? तो सेल मेम्ब्रेन पोरस होती है. पोरस मतलब होल्स होते हैं, जिस तरह हमारी स्किन में होल्स होते हैं छोटे छोटे, जिससे स्वेट या एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से आउट हो जाता है. सेम उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पोरस होती हैं और इसी कारण ये सब्सटेंस को एक्सचेंज कर सकती है. यानी कि ब्लड अगर ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है तो वो सेल के अंदर एंटर कैसे करता है? इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कर लेता है. उसी तरह सेल के अंदर जब रिएक्शन होती है और वेस्ट फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है तो वो भी सेल मेम्ब्रेन के इस पोरोसिटी के कारण ही ब्लड में आ जाता है. इसीलिए हम इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सिलेक्टिवली क्यों? क्योंकि सेल के अंदर के बाकी जो लिक्विड्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, वो बाहर नहीं आते ब्लड के अंदर. केवल जो वेस्ट होता है वही बाहर जाता है और ब्लड से जो ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स होता है केवल वही एंटर कर सकता है. तो इस तरह से ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्ट करके ही पर्टिकुलर मटेरियल को आउट करती है, एक्सचेंज करती है. ठीक है. कि इसे क्या लेना है और क्या देना है तो ये खुद सेलेक्ट कर लेती है. इसलिए हम इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब परमिट करना कि ये किसको अलाउ करती है, मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है. सेकेंड फंक्शन इसका ये है कि ये आउटर बाउंड्री जो होती है सेल की, इसके कारण एक सेल दूसरी सेल से सेपरेट हो सकती है. अदरवाइज सारी सेल अगर मिक्स हो जाती तो एक पर्टिकुलर बॉडी या टिश्यूज़ नहीं बन पाते. ठीक है. तो एक पर्टिकुलर शेड परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सारी सेल एक दूसरे से सेपरेट होती है और सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से ही एक सेल दूसरी सेल से डिस्टेंस या सेपरेट हो सकती है. ठीक है. और साथ ही ये अपने सराउंडिंग मीडियम से अपने आप को सेफ भी रख सकती है और इंजरी होने से बचा सकती है. ठीक है. अदरवाइज सेल बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर उसकी मेम्ब्रेन नहीं होगी तो. थर्ड है प्लांट सेल जो होती है और बैक्टीरिया सेल होती है, उनकी आउटर बाउंड्री जो होती है वो बहुत हार्ड होती है और सेल मेम्ब्रेन के बाद भी एक एक्स्ट्रा बाउंड्री पाई जाती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं. मतलब सेल मेम्ब्रेन तो है पर प्लांट और बैक्टीरिया के सेल में एक और मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन के बाद जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. अगर आपने प्लांट की स्ट्रक्चर देखी होगी, प्लांट की वुड वगैरह देखा होगा तो आपने देखा होगा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या एनिमल की स्किन से वो काफ़ी हार्ड होता है. वो हार्ड इसीलिए होता है क्योंकि उसकी हर एक सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है जो टेम्परेचर या हाई स्पीड विंड या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इन सभी से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. तो यहाँ से आप एक डिफरेंस भी लर्न कर सकते हैं कि एनिमल्स यानी कि एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट की बॉडी में सेल वॉल पाई जाती है जो एक हार्ड होती है और उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. नाउ एक्टिविटी फर्स्ट, टू ऑब्जर्व ओनियन पेल सेल अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम कैसे सेल के स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्योंकि सेल जो होती है वो बहुत छोटी साइज़ की होती है, इतनी छोटी कि हम उसे नॉर्मली नेक्ड आई से नहीं देख सकते. ठीक है. इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ओनियन लेंगे, एक ग्लास स्लाइड लेंगे, एक कवर स्लिप लेते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसकी हेल्प से हम उसे देखेंगे, एक ड्रॉपर फोर्सेप होता है, निडल होता है, वाटर होता है, नाइफ
वॉच ग्लास मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन होता है जो उसको स्टेनिंग करने में काम में आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक ओनियन स्लाइस को कट करना है और उसके छिलके निकालना है। ठीक है, और उसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है, बहुत थीन स्किन जैसी स्ट्रक्चर होती है जो हर पिल्स के बीच में पाई जाती हैं, उसको फोर्सेप की हेल्प से इजीली रिमूव करना है और वहाँ उसे वॉच ग्लास के ऊपर रखना है जिसके अंदर वाटर है। ठीक है, और उसके बाद ओनियन पिल्स को ड्राई होने के लिए थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। अब आपको कुछ ड्रॉप्स क्लीन वाटर के उस स्लाइड पर गिराना है ताकि वो स्लाइड के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल हो तो वहाँ से हट जाए। ठीक है, और उसे प्रॉपर क्लीन करना है और फिर उस ओनियन पिल जो हमने अलग किया हुआ था उसको उसके ऊपर भी वाटर ड्रॉप गिराकर उसे क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद कंप्लीटली वाटर से क्लीन होने के बाद उसके ऊपर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डाल दिया जाता है और उसके बाद उसकी माउंटिंग की जाती है। ठीक है, निडल की हेल्प से, और फिर उस ओनियन पील को कवर किया जाता है कवर स्लिप की हेल्प से, और ताकि उसके अंदर कोई एयर बबल ना आ जाए। ठीक है, और देन उसको हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इस तरह से हनीकॉम की तरह एक स्ट्रक्चर बनी हुई दिखाई देती है, जिसे आप फर्दर जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसके अंदर सेल वॉल कैसी होती है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है, तो ऑब्वियसली ओनियन एक प्लांट का ही पार्ट है, तो उसके अंदर हम सेल वॉल को देखेंगे। सेल वॉल कैसी होती है तो देखो यहाँ पर बताई गई है, एक हार्ड लेयर है। ठीक है, और उसके बाद सेल वॉल के अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है। देन साइटोप्लाज्मा आपने देखा होगा, यानी कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। और न्यूक्लियस, यानी जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ये सेल के न्यूक्लियस होते हैं। जैसा हमने पढ़ा भी कि सेल की आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा उसके अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड, और थर्ड नंबर पर न्यूक्लियस, ये 3 मेन पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से आप ओनियन स्लाइड को ईजीली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। नाउ अब हम सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा एक थीक और जेली लाइक फ्लूइड होता है जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंड होता है। सपोज कीजिए कोई सेल है, तो ये सेल की आउटर बाउंड्री है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये बाउंड्री के थ्रू बाउंड किया हुआ अंदर की तरफ एक फ्लूइड है जो थोड़ा सा थिक और जेली जैसा है, जिसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, नाउ ये क्या करता है, सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस है, ठीक है, उन दोनों के बीच में फील होता है। जैसे कि ये एक सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद सेल का न्यूक्लियस होगा अंदर की तरफ, और न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। यानी ये कहाँ स्पेस कवर करता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। ठीक है, और अब साइटोप्लाज्म के अंदर भी कई टाइप की छोटी छोटी एक्स्ट्रा बॉडीज़ होती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक बॉडी भी कहते हैं। जो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको नॉर्मली एक फ्लूइड या जेली जैसी स्ट्रक्चर नज़र आएगी, बट आप इसे भी अगर जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर भी कई डिफरेंट टाइप की शेप और साइज़ वाली बॉडीज़ होती है, जिसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो साइटोप्लाज्मिक बॉडी कहा जाता है। ठीक है, और इनके नेम है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, लाइसोसोम्स होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ये सारे हम उसको पढ़ेंगे। इसी को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, यानी जो साइटोप्लाज्मिक बॉडी होती है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहेंगे, सेल ऑर्गेनल्स। नाउ थर्ड important part of the cell is the nucleus. It is large and spherical structure present inside the cell. After staining it can be easily seen. अभी जो मैंने आपको बताया कि जब मिथाइलिन सॉल्यूशन डाला आपने ओनियन पिल पर, तो वो क्यों डाला गया था, ताकि उससे जो एक्स्ट्रा उसकी स्ट्रक्चर है या ऊपर के जो दूसरे फ्लूइड जैसी स्ट्रक्चर या साइटोप्लाज्म है वो क्लियर हो जाए और आसानी से आप उसका न्यूक्लियस देख सके। ठीक है, तो किसी भी सेल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो उसका न्यूक्लियस होता है। ये बहुत ही एक स्फेरिकल शेप की तरह बना होता है, और जब भी हम सेल की स्टेनिंग कर लेते हैं, इजीली उसे क्लियर कर लेते हैं, तो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से इस न्यूक्लियस को आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि
ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इस तरह से आपको न्यूक्लियस नज़र आते हैं। ठीक, अब एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल के सेंटर में होता है। मतलब मान लीजिए सेल है तो उसके जस्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है, बट एक्चुअल में आपको बताऊंगी तो सेल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही शो होता है। ठीक है, जबकि प्लांट सेल में क्या होता है? एट द पेरीफेरी ऑफ द सेल, पेरीफेरी आप देख सकते हैं, जैसे ये प्लांट ही है कोनियन, तो देखिए आप इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में है, जबकि एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? सेंटर में पाया जाता है। तो अब ये टॉपिक के साथ साथ ये भी लर्न करते जाइएगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, नाउ क्यों ऐसा क्यों होता है कि ये उसकी बाउंड्री पर पाया जाता है? क्योंकि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल यानी खाली गैप होती है जिसका फंक्शन हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो जो वैक्यूल होते हैं उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, और जबकि एनिमल सेल के अंदर ये वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस को बीच में रहने के लिए आसानी से स्पेस मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक और डिफरेंस समझ में आया कि एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, और प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो उसकी पेरीफेरी पर होता है। आपको थर्ड डिफरेंस और लर्न हो जाएगा कि एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़ी साइज़ के होते हैं। ठीक है, लार्ज होता है। नाउ अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि सेल बहुत छोटी है, ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल है जिसे हम नाइट आई से नहीं देख सकते हैं। इस छोटी सी सेल के भी थ्री मेन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस। ठीक है, फिर हमने फर्दर सेल मेम्ब्रेन को पढ़ लिया अच्छे से, देन हमने साइटोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा। तो साइटोप्लाज्मा के अंदर भी फर्दर कई सारी बॉडीज़ है छोटी छोटी, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक बॉडी कहते हैं। सेम उसी तरह न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये छोटा सा न्यूक्लियस जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस भी 4 मेन कंपोनेंट कैरी करता है, यानी कि वो न्यूक्लियस भी 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। पहला कंपोनेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब अभी हम सेल की बात करते हैं, सेल के अंदर छोटू से न्यूक्लियस की बात करते हैं, और अब हम उस न्यूक्लियस के भी 4 पार्ट पढ़ रहे हैं। यानी सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है? ये जो न्यूक्लियस है ना, इसकी बाउंड्री है। जैसे भी सेल है तो सेल की बाउंड्री को हमने सेल मेम्ब्रेन कहा, वैसे जो न्यूक्लियस है उसकी बाउंड्री को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल ये जो न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म में मिक्स होने से रोकता है, यानी कि वो न्यूक्लियर मटेरियल जो होगा अंदर की तरफ उसे साइटोप्लाज्म से मिक्स होने से रोकता है, सेपरेट रखता है। साइटोप्लाज्म इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, और ये भी पोरस होता है, यानी इसे जो मटेरियल एक्सचेंज करना होता है अंदर बाहर, साइटोप्लाज्म से लेकर अंदर जाना या अंदर से बाहर जाना, केवल ये उसी को कर सकता है। यानी ये पोरस होता है, और ये सेलेक्टिव मटेरियल का मूवमेंट ही केवल अलाउ करता है। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? जो न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री होती है, जो इसे साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखती है और साथ में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भी करती है। सेकेंड है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जैसे सेल के अंदर का जो फ्लूइड है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं ना, तो वैसे न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है, जैसे सेल के अंदर जो ये जेली जैसा फ्लूइड है उसे साइटोप्लाज्म कहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। बहुत सिंपल है। ये भी एक डेंस यानी थिक फ्लूइड होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक डार्क फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, जो काफ़ी थिक है, जेली जैसी स्ट्रक्चर में होता है, और इसी को हम न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन हुई और साइटोप्लाज्मा था और न्यूक्लियस था, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई और अंदर वाला फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्मा कहलाया। अब सेल का जो सेंटर था वो न्यूक्लियस कहलाया। तो न्यूक्लियस का खुद का जो सेंटर होगा, न्यूक्लियस का भी सेंटर में एक बॉडी होगी जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही सेल के पार्ट्स लर्न करेंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस के पार्ट्स लर्न करते जाइए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन जो फ्लूइड है अंदर जो प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, और लास्ट में जो न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस मतलब सेंटर पॉइंट है उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है और इसी के अंदर आरएनए होता है। आरएनए का फुल फॉर्म लर्न कीजिए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये बहुत काम की चीज़ है, यानी कि ये आरएनए और अगला जो हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है,
ये दोनों ही हमारे जेनेटिक फंक्शन कैरी करते हैं। ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट है क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? तो क्रोमोसोम्स भी इसी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। कुछ फाइन और थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर, मतलब काफ़ी छोटे थीन एकदम, और थ्रेड मतलब धागे की जैसी एक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम डीएनए कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये भी आप लर्न कीजिएगा। ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर अभी पढ़ा ना कि कई सारी बॉडीज़ होती है जिसको साइटोप्लाज्मिक बॉडी बोलते हैं, वैसे ही इस न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर ये थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो रहेगा उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, इसको क्रोमेटिन फाइबर भी कहते हैं। इन द जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम, जिसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं वो भी डिवाइड होते हैं। जैसे कि अगर कोई न्यूक्लियस है और ये सेल है, सेल से पहले हमने पढ़ा है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। जैसे 2 सेल बनने वाली है तो 2 सेल कैसे बनेगी? जब पहले उसके अंदर के न्यूक्लियस डिवाइड होंगे। तो जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होंगे तो उस समय जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम भी दोनों फ्लूइड के अंदर चला जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इसी कारण जो क्रोमोसोम है वो कब विजिबल होते हैं? जब सेल डिवाइड होता है। एक्चुअल आपको फ्लूइड में नज़र नहीं आएगा, पर जब सेल डिवाइड होती है तब ये आसानी से आपको दिख सकते हैं सेल डिवीजन के टाइम। दिस क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स, और इन्हीं क्रोमोसोम में जीन्स होता है। यानी अगर कोई पेरेंट्स की जो सेल है अगर वो इस तरह से डिवाइड होकर 2 फर्दर सेल डिवाइड कर बनाती है और किसी बेबी फॉर्मेशन होता है तो पेरेंट के जो कैरेक्टर होंगे वो उसी क्रोमोसोम के अंदर होंगे, और वही क्रोमोसोम जब नंबर ऑफ सेल्स बनती जाएगी तो वो बेबी के अंदर ये क्रोमोसोम जाकर जो हैबिट पेरेंट्स के अंदर होती है वही किसके अंदर डेवलप करते हैं? बेबी के अंदर। यानी कि पेरेंट्स की तरह ही दिखना या कुछ नेचर सिमिलरिटी या बॉडी के फीचर्स, ये सब कुछ पेरेंट्स के जैसा क्यों होता है? क्योंकि यही क्रोमोसोम होते हैं जो जीन्स को कैरी करके पेरेंट्स से बेबी के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो जीन्स क्या होते हैं? जीन्स एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऐसी यूनिट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है, यानी क्रोमोसोम को ट्रांसपोर्ट करती है। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द पेरेंट्स टू द ऑफरिंग, मतलब ये जीन्स ही होते हैं जो पेरेंट से ऑफरिंग के अंदर जेनेटिक मटेरियल को पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और जो बच्चा होता है, बेबी होता है, वो केवल एक कॉपी जीन की लेता है अपने मदर और दूसरी कॉपी लेता है फादर से, और फिर वो दोनों जीन मर्ज होकर उस बेबी में मदर और फादर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी थोड़ी, यानी कि अब हो सकता है कि कुछ अमाउंट मदर का ज़्यादा हो कैरेक्टरिस्टिक्स का, कुछ फादर का हो, तो इस तरीके से दोनों की एक एक कॉपी लेता है जीन की और उसके अकॉर्डिंग वो दोनों के फीचर्स गेन करता है। अब फंक्शन पढ़िए, क्या होता है फंक्शन न्यूक्लियस का? तो न्यूक्लियस सारी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, सेल का एक सेंटर है ना, मेन सेंटर है न्यूक्लियस, तो उसे कंट्रोल करता है। दूसरा, जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से ऑफरिंग तक पहुंचती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अगर किसी पर्सन की ब्राउन आइज़ है तो उसके सन या डॉटर की भी ब्राउन आइज़ हो सकती हैं। अगर किसी वुमेन के कर्ली हेयर्स है तो उसके सन या डॉटर के भी कर्ली हेयर्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मदर फादर से, वो पेरेंट्स तक ऑफरिंग तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, अब ये डिपेंड नहीं करता कि एग्जैक्टली सेम हो, क्योंकि जीन का कॉम्बिनेशन कैसा हो रहा है पेरेंट्स से, जब वो जीन कॉपी होकर बेबी के अंदर जाते हैं उसका रिजल्ट कभी कभी अलग देखने को भी मिलता है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि मदर के कैरेक्टर्स ज़्यादा दिख जाए एज़ कम्पेयर टू फादर, या कभी कभी फादर के कैरेक्टर ज़्यादा दिख जाए एज़ कम्पेयर टू मदर, या कभी कभी दोनों के इक्वल दिख जाए, या कभी हो सकता है कि दोनों की ना दिखे। तो ये भी ऐसा पॉसिबल है। तो वो सब किस पे डिपेंड करता है? जीन के कॉम्बिनेशंस पे, जो कि आप 11th-12th में पढ़ेंगे। अब देखिए, डू यू नो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा आर टुगेदर कॉल्ड अ प्रोटोप्लाज्मा। अगर हमें बार बार सेल के इंटरनल पार्ट्स की बात करने की ज़रूरत होती है, जैसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, तो
आपको इस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा का कंबाइन नेम आप क्या बोल सकते हैं, प्रोटोप्लाज्मा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सेल के अंदर क्या होता है, तो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्मा होता है, जो कि सेल का एक लिविंग कंटेंट है जिस पर सेल अपनी लाइफ सर्वाइव करती है। नाउ सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा है कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जो थिक फ्लूइड होता है, उसके अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी बॉडी क्या कहलाती है, सेल ऑर्गेनेल्स कहलाती है। अब वैसे तो इसका काफ़ी डीप डिस्क्रिप्शन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको इनके नेम लर्न करने हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स है और उनके फंक्शन क्या होते हैं, इसलिए बहुत शॉर्ट में आपकी बुक में गिवन है। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहली बॉडी हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अगर हम इसका सिंपल नेम या सिंगल फॉर्म देखें तो उसे हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक बहुत छोटा और रॉड की तरह इसका शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, और जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये जितनी भी एक्टिविटीज सेल के अंदर होती है, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस और रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है, और जो एनर्जी बनती है उसका यूटिलाइज कैसे करना है, ये जितनी भी एनर्जी के रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे फूड का ऑक्सीडेशन, ये सारी प्रोसेस किसके थ्रू क्या करवाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के। इसलिए याद रखिएगा, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेकेंड, वैक्यूल्स। वैक्यूल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक खाली बैग की तरह छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है, गैप पाई जाती है, जो प्लांट सेल में भी हमने पढ़ा था। प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत ही छोटे होते हैं, है ना। और प्लांट सेल में ऑलमोस्ट एक ही वैक्यूल होता है जो काफ़ी बड़ा होता है, और एनिमल में वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं और कई सारे होते हैं। नाउ वैक्यूल्स क्या करता है, वैक्यूल्स फूड को स्टोर करके रखता है, और वेस्ट सब्सटेंस और जो सिक्रीजन होता रहता है सेल से उसको भी स्टोर करके रखता है, ताकि जब वो जो वेन्स होती है वो सेल से जैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट कैरी करे तो वैक्यूल्स उसे इजीली प्रोवाइड कर सके। तो सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू जो फूड बना है, जो वेस्ट बना है, उनको कलेक्ट करके रखता है, ठीक है, जिसे हम सेल सेप भी कहते हैं। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक नेटवर्क होता है, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, और जो कि एक चैनल बनाती है जिसमें हम फूड का या सेल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी बनता है आफ्टर रेस्पिरेशन, उन सब का ट्रांसफ़र कर सके और सारे ऑर्गेनेल्स तक उसे पहुंचा सके। तो उसका सिंथेसाइज करना, उसे स्टोर करना और उसे ट्रांसपोर्ट करना, किसका, स्पेशली हार्मोन्स और प्रोटीन का, ठीक है। नाउ देर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम ER भी कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ और रफ क्यों डिवाइड करा है, क्योंकि हमने देखा है इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स जिस ER पर रहेंगे उसकी स्ट्रक्चर रफ हो जाती है, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स नहीं रहते वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे ग्रैन्युलर यानी दाने दाने की तरह होते हैं, जैसे राई के दाने होते हैं उसी तरह, उससे भी छोटी साइज़ के, काफ़ी छोटी साइज़ के ऐसे ग्रैन्यूल्स की तरह होते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं, और स्पेशली ये कहाँ चिपके हुए रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपकी गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। ये एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है और वेसिकल्स जैसी होती है, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि एंजाइम है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जो हार्मोन और प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीजन करती है, ताकि डाइजेशन प्रोसेस जो है उसका एक हिस्सा रेस्पिरेशन प्रोसेस, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो रिएक्शन जल्दी हो सके। तो ये एक एंजाइम प्रोवाइड करवाने के काम करती है। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स क्या होता है, लाइसोसोम्स अपनी बॉडी से एक ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं ये,
जो सेल के अंदर रहते हैं और ये अपनी बॉडी से कुछ इस तरह के डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं और इस तरह के केमिकल सिक्रेट करते हैं जिसके कारण अगर कोई बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ या कोई हार्मफुल जर्म्स हमारी बॉडी सेल के अंदर एंटर कर जाए तो उसे मारने का काम करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा काम भी कर जाते हैं। कभी कभी ये उस जो एसिड या कुछ ऐसा फ्लूइड होता है जो जर्म्स को मार देता है वो सिक्रेट करते हैं, और कभी कभी ये उसे बहुत ज़्यादा सिक्रेट कर लेते हैं जिसके कारण खुद ही उसके अंदर फंस के मर जाते हैं, जिसे कहते हैं सुसाइड करना। यानी इन्हीं के द्वारा सिक्रेट किए हुए फ्लूइड जो कि जर्म्स को मारने के लिए थे, उन्हीं के अंदर ये सिक्रेट करते करते चारों तरफ से फंस जाते हैं और उसी फ्लूइड से थ्रू इनकी खुद की डेथ हो जाती है, जिसे हम कहते हैं सुसाइड करना। यानी कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते करते खुद ही डाइजेस्ट हो जाते हैं जर्म्स को मारने की जगह। नाउ प्लास्टिड्स क्या होते हैं? तो प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनके अंदर कई सारे पिगमेंट्स होते हैं जो कई सारे प्लांट के स्पेसिफिक फंक्शन जो एनिमल से अलग होते हैं उन्हें परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे फंक्शंस है ये जो एनिमल में नहीं और प्लांट में हैं? तो वो है क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन प्लास्टिड होते हैं जो क्लोरोफिल के फॉर्म में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, और ये चीज़ एनिमल में नहीं होती क्योंकि एनिमल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते। तो ये प्लास्टिड्स जो होते हैं ये ऐसे छोटे छोटे पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अगर फॉर्म में है ये तो ये क्लोरोफिल सिंथेसाइज करते हैं या क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। और अगर ये क्रोमोप्लास्ट के फॉर्म में तो ये नॉन ग्रीन पिगमेंट होते हैं। ठीक है, और जिसके कारण फ्लावर या फ्रूट्स का कलर आता है। आपने देखा होगा ना, कुछ फ्लावर्स रेड होते हैं, येलो होते हैं, तो ये येलो रेड ऐसे पिगमेंट्स आते कहाँ से फ्लावर के अंदर? ऐसे पिगमेंट जो होते हैं वो प्लांट के अंदर कैसे बनते हैं? प्लांट तो जनरली वुडी होता है, स्टेम ब्राउन कलर का होता है, लीव्स ग्रीन कलर की होती है, तो उसके अंदर जो फूल खिलते हैं, फल आते हैं, उनका कलर्स कैसे आता है? वो कलर्स इसी पिगमेंट्स के कारण आता है, जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड होते हैं जो खाली प्लांट के अंदर फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। और एट्थ पार्ट है सेंट्रोसोम्स। ये कहाँ होता है? ये न्यूक्लियस के नियरर होता है और सेल डिवीजन जब होता है, ठीक है, तब हेल्प करता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ एनिमल के अंदर पाया जाता है। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस भी देख लीजिए कि कौन कैसा होता है। देखो ये वैक्यूल्स हैं, ये प्लांट के अंदर वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है, जबकि एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से खाली जो गैप है ना ये वैक्यूल्स की होती है, ये वाली। ठीक है, और यहाँ पर वैक्यूल्स बड़ा होता है। इसके न्यूक्लियस साइड में होते हैं और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। देखो इसका न्यूक्लियस साइड में है और ये सेंटर में। अब न्यूक्लियस के अंदर भी जो बाउंड्री है वो न्यूक्लियर प्लाज्म कहला रही है, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को हमने क्या कहा? न्यूक्लियो प्लाज्म। जो आसपास की बाउंड्री है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो सेंटर पार्ट है न्यूक्लियस का उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और इसके अंदर होता है आरएनए। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये जो थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है जो जीन्स कैरी करती है, जिसके अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो पेरेंट से कहा जाती है बेबी के अंदर, वो कहलाते हैं क्रोमोसोम्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या कहला रहे हैं? क्रोमोसोम्स। अब देखो न्यूक्लियस के आसपास जो है ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ऐसे छोटे छोटे ब्लैक कलर के दाने जैसा दिख रहा होगा ग्रेन्यूल्स, जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। तो जहाँ जहाँ पर ये राइबोसोम्स चिपके होंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। और कुछ ऐसी सरफेस है देखो ये अंदर की तरफ जिसमें वो ग्रेन्यूल्स नहीं लगे तो उसे हम स्मूथ, ये रहा, यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स नहीं है तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है? स्मूथ है। ठीक है, और जहाँ इसके ऊपर वो चिपके होते हैं राइबोसोम्स वो रफ कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो पावर हाउस है सेल का, जो प्लांट सेल में भी होता है, इसमें भी होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंपल एक सेल मेम्ब्रेन है, और प्लांट के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो है ही लेकिन उसके अलावा सेल वॉल भी पाई जाती है। ठीक है, इसलिए प्लांट की जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, सॉफ्ट नहीं होती, क्योंकि हर एक सेल के बाहर एक सेल वॉल होती है जो उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है,
और उसके अलावा लाइसोसोम्स अगर आप देखेंगे तो बहुत थीन होते हैं। राइबोसोम्स तो आपने देख लिए। ये साइटोप्लाज्म इसे फ्लूइड को कहते हैं। ये न्यूक्लियस के 4 पार्ट देख लिए। न्यूक्लियस एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ही बात है। सेंट्रोसोम्स ये रहे, ठीक है, जो केवल आपको एनिमल सेल में ही देखने को मिलेंगे, प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे। लाइसोसोम्स ये रहे, जो क्या करते हैं, जर्म्स या बैक्टीरिया को अपने अंदर एंटर करवा देते हैं और ऐसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा उसे भी डाइजेस्ट कर देते हैं। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप के एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं, बट कभी कभी अपने आसपास इतना एंजाइम सिक्रेट कर लेते हैं कि खुद को ही उसके अपने अंदर आसपास फंसा लेते हैं, और जिसके कारण उसी एंजाइम्स के कारण जो जर्म्स है वो तो नहीं मरते और इनकी खुद की डेथ हो जाती है, इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग कहते हैं। ये गोल्जी अपरेटस है, ठीक है, ये इस तरह से ही ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए अच्छे से, और इसमें डिफरेंस भी लर्न कर लीजिएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। तो ये आपका वर्क है, आपको इजीली लर्न हो जाएगा अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो। नाउ फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम सेल का देखें तो बेसिकली सेल के अंदर अभी हमने देखा कि न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। बट कुछ सेल ऐसी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करती है, वो नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ऐसी सेल्स के लिए हमने उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या, कि जिसमें न्यूक्लियस की जो वॉल है वो होती ही नहीं है, ठीक है, और इसी कारण न्यूक्लियस क्या होता है, पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है। जैसे कि आप ये बैक्टीरिया के सेल देखिए, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियर मटेरियल है, इसके आसपास होनी चाहिए थी एक बाउंड्री जो इसके न्यूक्लियस को डिफाइन करती, बट यहाँ पर न्यूक्लियस डिफाइन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में मिक्स हो चुका है ना, ऐसे फैला हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि एग है, एग के अंदर जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है और उसके अंदर का जो योक है येलो वाला, अब वो येलो योक की एक अंदर से कोई लेयर नहीं है ना, वो कैसा है, बिल्कुल वो अंदर उसी जेली स्ट्रक्चर जो होती है, वाइट ट्रांसपेरेंट पार्ट है, उसके अंदर ऐसे ऐसे घूमता रहता है, कहीं पर भी घूम सकता है, ठीक है, बट वो डिफाइन तो नहीं है प्रॉपर। एक जगह खाली उसका मटेरियल एक साइड है, लेकिन उसकी कोई पर्टिकुलर सेपरेट नहीं है वो साइटोप्लाज्म से। सेम उसी तरह जो न्यूक्लियस होती है, ये जो न्यूक्लियस का मटेरियल है न्यूक्लियर का, वो मटेरियल साइटोप्लाज्म से अंदर मिक्स हो जाता है, यानी कि सिर्फ एक साथ इकट्ठा जरूर है पर वो सेपरेट नहीं होता। तो इस तरह की जो सेल होती है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। और इसको सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कमी भी पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस तरह के, उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। जो इनके अंदर प्रोकैरियोटिक टाइप के स्ट्रक्चर होती है उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गा है, ठीक है, इन्हें कहते हैं। नाउ यूकैरियोटिक मतलब अभी जो सेल मैंने आपको पढ़ाई, जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस के आसपास मेम्ब्रेन होती है जो साइटोप्लाज्म से उस न्यूक्लियस को सेपरेट रखती है, और न्यूक्लियर मटेरियल प्रॉपरली साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है, यानी जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसे हम प्रोकैरियोट्स टाइप के ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और जहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। अब उसमें एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, ह्यूमन बींग आ गए, फंगाई आ गई, प्रोटोजोआ आ गए, ठीक है, ये सब यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहीं आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।